बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर सेकंड ईयर केमिस्ट्री। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। अब ये पॉलीमर वर्ड जो है ना, ये पहले भी इस पर मैं बात कर चुका हूँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि यार ये क्या है। इसको एक मिसाल दे के समझा देता हूँ। ये देखें आप, ये एक दीवार है, ठीक है भाई, बस ऐसी दीवार बन गई, देख लें। ये एक दीवार है, ठीक है, दीवार जिसको मैं वॉल कह रहा हूँ। और ये क्या है सब? आप बोलेंगे सर ये ब्रिक्स हैं, ये ईंटें हैं। अब ये दीवार किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से मिलके बनी है ना, ठीक है ना। अगर कोई आपसे बोलता है नहीं भाई ये दीवार नहीं है, ये तो ईंटों का मजमुआ है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स, आप बोलेंगे भाई बात तो एक ही तो है। बात एक ही तो है, क्योंकि आप इसको कह रहे हैं कि ये कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स है। हमने इसी कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स का एक नाम दे दिया है दीवार, वॉल। समझ में आ रही बात? इस मिसाल को ज़रा सामने रखना और इसको देखें। सिंथेटिक का मतलब तो होता है मसनूई, मैन मेड, इंसान का बनाया हुआ। एक नेचुरल है जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया। पॉलीमर क्या है? ये मार्कर एक चीज़ है ना, मैं भी, आप भी, ये मोबाइल भी और ये सब कुछ भी किससे मिलके बने हैं? ये एटम से मिलके बने। मॉलिक्यूल क्या है? पार्टिकल है। एटम क्या है? पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। आइन क्या है? पार्टिकल है। इस तरह सारी दुनिया में बसने वाले इंसानों का एक नाम है क्या? इंसान, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस। बिल्कुल इसी तरह ये जितने भी अभी आपने नाम सुने ना, इन सब का भी एक कॉमन नेम है पार्टिकल। अब ये अलग बात है कि इनमें फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये पार्टिकल मिलते हैं तो इनसे बड़ा पार्टिकल बनता है जिसको एटम कहते हैं। एटम वो पार्टिकल है जब ये आपस में मिलते हैं और एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, या दो एटम आपस में जुड़ जाएं, या तीन एटम आपस में जुड़ जाएं, या 24 एटम आपस में जुड़ जाएं, तो आप इस कलेक्शन को, इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल का। समझ में आ गई बात? और इसी तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाएं आपस में तो आप कहेंगे सर ये बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना है। बात को समझ रहे हैं ज़रा? हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मिलाया तो एटम बन गया, एटम को मिलाया तो छोटा मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला दें, जोड़ दें एक चेन की शक्ल में, इस तरह से, इस तरह से जोड़ते चले जाएं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, तो ये क्या है? आप कहेंगे सर ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये दीवार किससे मिलके बनी थी? ईंटों से। ये मार्कर किससे मिलके बना है? पार्टिकल्स से। अब वो पार्टिकल कौन से होंगे? एटम तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और एटम अंदर जाके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने। लेकिन एटम ये एक जगह पर मिले तो हैं ना, एटम एक जगह पर इकट्ठे तो हुए हैं ना, क्योंकि जब तक एटम एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे ये वजूद बनेगा नहीं, ये चीज़ बनेगी नहीं। तो ये पॉलीमर जो है ये क्या है? थिंग्स हैं। सबसे पहले इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये कुछ चीज़ें हैं नॉर्मली जो आम तौर पे आपको सबसे ज़्यादा किस शक्ल में नज़र आती हैं? प्लास्टिक्स की शक्ल में। प्लास्टिक्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो प्लास्टिक्स। ये मार्कर का ये देख लें, केस जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स जो हैं आप इनको एक और नाम भी दे सकते हैं, पॉलीमर। लेकिन प्लास्टिक्स का एक और नाम भी तो है, इनको हम चीज़ें भी कहते हैं। तो पॉलीमर क्या है? कुछ चीज़ें हैं ख़ास, ठीक है। ये भी एक चीज़ है, ये डस्टर जो है, ये कपड़ा जो है, लेकिन ये पॉलीमर नहीं है। क्यों भाई? इसकी वजह है, हर चीज़ को पॉलीमर नहीं कह सकते। प्लास्टिक्स को ख़ास तौर पे हम पॉलीमर का नाम देते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? हालांकि सिर्फ प्लास्टिक ही पॉलीमर नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा, कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको हम ये पॉलीमर नाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसी ख़ास बात होती क्या है उन चीज़ों के अंदर,
इनको हम पॉलीमर नाम दे देते हैं। ये भी तो एक चीज़ है, इसको तो हम पॉलीमर नहीं कह रहे इस कपड़े को, लेकिन ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का कैप है, हम इसको प्लास्टिक के अलावा हम कह रहे हैं ये पॉलीमर भी है। तो आखिर इसमें है क्या, मैं बताता हूँ। ये जो मैंने आपको मिसाल दी थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं आपस में, एटम बनता है, एटम आपस में मिलते हैं, छोटा मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में चेन की शक्ल में। ये देखें, ये रहा छोटा मॉलिक्यूल, ये रहा छोटा मॉलिक्यूल, ये रहा छोटा मॉलिक्यूल। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एक नाम है, इनको कहते हैं मोनोमर्स। क्या कहते हैं? मोनोमर्स। और इससे जो ये बड़ी सी चेन बनती है ना, ये पूरी की पूरी चेन जो बनती है, इसको हम कहते हैं पॉलीमर। इसको हम कहते हैं पॉलीमर। अब यहाँ कन्फ्यूजन आ गई ना। अब यहाँ पॉलीमर की बात आए, आप बोलेंगे सर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि प्लास्टिक है, हम इसको पॉलीमर कहते हैं। अब चीज़ों के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर एटम, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बात समझ रहे हैं सर? तो ये दोनों तरह से आप पॉलीमर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए पॉलीमर क्या है, तो आप बताएं भाई कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर मौजूद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की चेन्स बनी हुई हैं। जैसे कि ये प्लास्टिक। क्या कहा मैंने? जब आपसे पूछा जाए पॉलीमर क्या है भाई, तो आप बोले कुछ चीज़ें हैं। आपसे पूछा जाए कि सारी चीज़ें पॉलीमर हैं, आप बोले नहीं भाई सारी चीज़ें पॉलीमर नहीं है, कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें हैं जैसे कि प्लास्टिक भी उनके अंदर आता है, इसको हम पॉलीमर कह सकते हैं। आपसे पूछा जाता है क्यों भाई, इसकी वजह क्या है, आप बोले भाई इसके अंदर ये एक सिस्टम है कि इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उन्होंने चेन बनाई हुई है, और ये जो लंबी सी चेन है इसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं, और इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनको मोनोमर कहते हैं। और ये जो लंबी सी चेन है जिसको हम पॉलीमर कह रहे हैं, इसी मुनासिबत से हम इस चीज़ को पॉलीमर कह रहे हैं। क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, लंबी लंबी चेन मिलेगी, बनेगी, ये लंबी सी चेन बनेगी। सिर्फ एक चेन थोड़ी ना बनेगी, एक और भी इसी तरह की चेन होगी, एक और भी इसी तरह की चेन होगी, इसी तरह की। तो ये लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स मिले हैं, एक चेन बन गई है। ध्यान से सुनिएगा, लाखों करोड़ों ये छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स मिले हैं, एक चेन बन गई है। और इसी तरह की लाखों करोड़ों चेन्स जो हैं मिली हैं, तो ये क्या बना है? एक चीज़ बनी है। अब इस चीज़ को हम इसी मुनासबत से क्या कह रहे हैं? हम इस चीज़ को पॉलीमर कह रहे हैं। क्यों इस चीज़ को हम पॉलीमर कह रहे हैं? जैसे कि प्लास्टिक है, इसको पॉलीमर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस प्लास्टिक, इस चीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें चेन्स नज़र आती हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की। और जब हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की चेन्स को पॉलीमर कह रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मोनोमर कह रहे हैं, इसी मुनासबत से इनसे बनने वाली जो चीज़ है उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये पॉलीमर है। जिसकी एक मिसाल हमारे पास प्लास्टिक्स की है। समझ में आ गई बात? इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा। और इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह रहे हैं? मोनोमर्स कह रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर आपको इस तरह के पॉलीमर्स नज़र आते हैं, इस तरह की लंबी लंबी चेन्स नज़र आती हैं, इस तरह की चीज़ें कुदरती भी बनती हैं, नेचुरल भी होती हैं, और इस तरह की चीज़ें इंसानों ने भी बनाई हैं। तो अब पॉलीमर आपके पास दो कैटेगरी के हो गए, एक नेचुरल पॉलीमर हो गए, दूसरे आपके पास आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो है वो पॉलीमर हो गए। समझ में आ गई बात? लेकिन नेचुरल पॉलीमर हो तो वो भी कुछ चीज़ें होंगी, और सिंथेटिक पॉलीमर होंगे, आर्टिफिशियल पॉलीमर होंगे, वो भी कुछ चीज़ें होंगी। ये प्लास्टिक जो है और प्लास्टिक की जितनी भी वैरायटी आप देखते हैं, ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं, मसनूई पॉलीमर हैं। समझ में आ गई बात? तो ये पॉलीमर के नाम की कन्फ्यूजन मैंने आपको दूर कर दी। कोई पूछता है भाई पॉलीमर क्या, आप बोलें चीज़ें हैं, ख़ास किस्म की कुछ चीज़ों को हम पॉलीमर कहते हैं। वो बोलता है भाई पॉलीमर का मतलब तो लंबी सी चेन होता है जिसके अंदर छोटे छोटे एक जैसे मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। आप बोलें भाई वो जिस चीज़ को मैं पॉलीमर कह रहा हूँ ना, उस चीज़ के अंदर ही ये पॉलीमर मौजूद हैं, और इन्हीं की मुनासबत से लंबी लंबी चेन्स जो इन चीज़ों के अंदर
मौजूद हैं ये लंबी लंबी चेन्स जिनको पॉलीमर कह रहे हैं। इसी मुनासबत से इस चीज़ को हम पॉलीमर कह रहे हैं। तो उन साहब की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, बोला समझ में आ गया कि हाँ भाई उसके अंदर जो लंबी लंबी चेन्स जिनको पॉलीमर कहा जाता है उसी मुनासबत से उस चीज़ को पॉलीमर कह रहे हैं। अब बात क्लियर हो गई, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरी जो है वो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, हम सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं जो कि इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है, नेचुरल भी हैं। तो नेचुरल जो पॉलीमर्स हैं उनको पहले आप देख लें। नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स, ये नेचुरल पॉलीमर्स कौन से हैं, कौन कौन से हैं, रबर है और सेल्यूलोज है। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने पढ़ा है ना आप लोगों को, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। लिपिड्स क्या है, पॉलीमर है। ये भी लंबी लंबी चेन्स की शक्ल में मौजूद है आपके जिस्म में भी, मेरे जिस्म में भी, ठीक है। तो रबर है, सेल्यूलोज है, ठीक है, स्टार्च है, एटसेट्रा एटसेट्रा। रबर का बाकायदा ट्री होता है, रबर का ट्री होता है जिससे रबर हम हासिल करते हैं। सेल्यूलोज जो है ये हम पौधों से हासिल करते हैं। स्टार्च जो है ये भी हम पौधों से हासिल करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, रबर, सेल्यूलोज और स्टार्च चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ये स्टार्च जो है, एक और भी तो हम इसको नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है, सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सिंथेटिक जो पॉलीमर हैं, जो सिंथेटिक पॉलीमर है हमारे पास, मसनूई पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर, इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, ये 2 क्लासेस में डिवाइड हैं, बेसिकली 2 क्लासेस में डिवाइड हैं, ठीक है। इनकी क्लासिफिकेशन 2 बेसिस के ऊपर इनकी क्लासिफिकेशन की गई। बहरहाल पहले सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे पास ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये प्लास्टिक की एक टाइप है, ये हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर है। नायलॉन है, ये भी हमारे पास प्लास्टिक की एक टाइप है, नायलॉन 6,6, ये भी हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर की एक टाइप है। 2 टाइप्स जो हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की आपकी बुक में इधर दी हुई है, ठीक है भाई। पेज नंबर 245 पे आप इसको देख भी सकते हैं। अब चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। दुनिया में कितने सारे इंसान हैं ना, तो 7 बिलियन से ज़्यादा इंसान आबाद हैं दुनिया में। तो यहाँ पर जो है वो, लेकिन अगर उनको क्लासिफाई किया जाए तो कितने तरीक़ों से, ये एक वर्ड देख लीजिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कितनी बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ से इसको लिखते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है 2 हमें नज़र आती हैं यहाँ पे। लेकिन इंसानों की क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को ज़रा आप समझ लीजिए पहले। दुनिया में जितने इंसान हैं, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप इनकी क्लासेस बना दीजिए, सारे इंसानों को मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि सर किस बेस के ऊपर इंसानों को क्लासिफाई करना। आया मज़हब की बुनियाद पर क्लासिफाई करना है कि भाई ये हिंदू हैं, ये एक साइड पे हो जाएं, ये मुसलमान हैं एक साइड पे हो जाएं, ये सिख हैं ये एक साइड पे हो जाएं, ये बिला बिला और बहुत सारे मज़ाहिब हैं, अक़ीदे हैं। या फिर आप पूछेंगे कि सर अगर मज़हब की बुनियाद पर सारे इंसानों को क्लासिफाई नहीं करना, इनकी दर्जाबंदी नहीं करनी, तो फिर जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जो है वो क्लासिफाई किया जाए कि ये चाइना के लोग एक साइड पे हो जाएं, ताइवान के लोग एक साइड पे हो जाएं, अमेरिका के लोग एक साइड पे हो जाएं। या फिर हमें जेंडर की बुनियाद पर इंसानों की क्लासिफिकेशन करनी है, जेंडर की बेस के ऊपर इंसानों की क्लासिफिकेशन करनी है
कि ये औरतें एक साइड पे हो जाएं और मर्द जो है एक साइड पे हो जाएं। वो जो थर्ड कैटेगरी है जिसको हम यूनक कहते हैं, ठीक है, शी मेल वगैरह, बेसिकली वो कोई तीसरी जिन्स नहीं है। अल्लाह ताला ने सिर्फ पेयर बनाया है मर्द औरत का, थर्ड कैटेगरी कोई भी नहीं होती इंसानों के अंदर। ये बेसिकली एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसको हम यूनक कहते हैं या ख्वाजा सरा कहते हैं या शी मेल कहते हैं, लाइक दिस। ये एक बीमारी होती है इंसानों के अंदर जिसका इलाज मुमकिन है, ठीक है। कुछ लोग बेचारे साहिब इस्तात नहीं होते तो वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पाते, तो वो सारी ज़िंदगी फिर इसी तरह रह जाते हैं, मजाक का निशाना बन जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बीमारी है, तो कोई थर्ड जेंडर नहीं है। तो लुब्ब लुबाब ये कि आपने दो उसमें डिवाइड कर दिया इंसानों को जेंडर की बुनियाद पर। तो साबित हुआ कि कोई भी क्लासिफिकेशन हो उसमें कोई ना कोई बेस ज़रूर होती है। अगर हम यहाँ पर अब सिंथेटिक पॉलीमर्स की जो है, अगर हम इसकी दर्जाबंदी करना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन करनी चाहते हैं, तो किस बेस पर करें? जैसे इंसानों को हम कई बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं ना, मज़हब की बुनियाद पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, रंगो नस्ल की बुनियाद पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कई बेसिस हैं, एक से ज़्यादा बेसिस हैं जिनके ऊपर रख के हम इंसानों की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं, उनके ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है इसकी क्लासिफिकेशन हम यहाँ जो देखेंगे तो दो बेसिस हैं जिनकी बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन की जाएगी। एक जो हमारे पास पहली बेस यहाँ पर आती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस की बुनियाद पर, यानी कि किस प्रोसेस से इन पॉलीमर्स को बनाया गया है, किस तरीके से इन पॉलीमर्स को बनाया गया है। आपको बताऊं दो तरीके होते हैं बेसिकली जो है ना, ये चेन जब बन रही होती है, यहाँ देखिए पॉलीमर्स आप समझ गए कि लंबी लंबी चेन्स हों जिन चीज़ों के अंदर, उन चीज़ों को पॉलीमर कहा जाता है। उन लंबी लंबी चेन्स को भी पॉलीमर ही कहा जाता है, और उनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो लगे हुए होते हैं इनको हम मोनोमर्स कहते हैं। तो ये मोनोमर्स जब आपस में जुड़ते हैं तो ये दो तरह से जो है वो जुड़ते हैं। किस तरह से जुड़ते हैं कि जब ये दो मोनोमर, ये वाले ये आपस में जब जुड़ेंगे दोनों, तो इनके जुड़ने के दौरान बॉन्ड बनने के दौरान, ठीक है, तीसरे वाले को मिटा देते हैं, इन दोनों के जुड़ने के दौरान दो में से एक काम होगा, ठीक है। या तो यहाँ से कोई मॉलिक्यूल रिमूव होगा, कोई छोटा सा मॉलिक्यूल, जैसे कि H2O का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, या फिर जो है मीथेनॉल जो है इसका मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? किस तरह से कि इस वाले मोनोमर से जो है वो H एक निकल गया और इस वाले मोनोमर से जो है वो OH निकल गया, तब जाके ये आपस में जुड़े हैं, तब जाके इनके दरमियान बॉन्ड बना है। और ये जो निकले हैं इनसे, इस वाले मोनोमर से H निकला है, इस वाले मोनोमर से OH निकला है, ये आपस में मिले हैं तो H2O बन गया। तो एक तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, जिसके अंदर मिल रहे हैं और जो है ये मिलने के दौरान इस चेन में तीसरा अब इसके साथ लगेगा मोनोमर, चौथा मोनोमर लगेगा। जब भी दो मोनोमर जुड़ेंगे कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिमूव ज़रूर होगा, या तो वो H2O होगा या मिथेनॉल होगा या कोई दूसरा होगा, ठीक है। दूसरे तरीके की क्लासिफिकेशन ये होती है जिसके अंदर मोनोमर आपस में मिलते तो हैं लेकिन कोई ऐसा जो है वो H2O का मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता, कोई मिथेनॉल का मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता, बल्कि बस ये मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं। एलिमिनेशन किसी मॉलिक्यूल की नहीं होती। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टाइप ऑफ प्रोसेस की, जब हम बात करते हैं ना, तो टाइप ऑफ प्रोसेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो किस्म के पॉलीमर जो हैं सिंथेटिक पॉलीमर हमारे पास आ गए हैं। एक को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव नहीं हो रहा, बस मोनोमर आपस में जुड़े जा रहे हैं और ये लंबा सा पॉलीमर बनता चला जा रहा है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो आती है हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स के बनने की, उसके अंदर क्या होता है
उसको हम नाम देते हैं, यहाँ पर एक एडिशन हो गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में जो पॉलीमर बनता है, जो सिंथेटिक पॉलीमर बनता है, उसमें लाजमी जब दो मोनोमर जुड़ते हैं तो क्या होता है, कोई एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है। वो वाटर का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो मिथेनॉल का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ये जो हमारे पास दो क्लासेस बनी हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये किस बुनियाद पर बनी है, किस बेस पर बनी है, टाइप ऑफ प्रोसेस की बुनियाद पर बनी है। दूसरी किस्म की जो क्लासिफिकेशन बनी है मोनोमर्स की, वो बिहेवियर ऑन हीटिंग की बुनियाद पे बनी है। किस पे? बिहेवियर ऑन हीटिंग, बिहेवियर ऑन हीटिंग, कि जब इन पॉलीमर्स को हीट किया जाए तो ये कैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती है, इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती हैं। एक थर्मोप्लास्टिक्स आ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एक ये आ जाते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है आपको पता है। चीज़ों को जब हीटअप किया जाता है तो वो क्या करती हैं, एक्सपेंड होती हैं, और जब चीज़ों को ठंडा किया जाता है तो वो क्या करती हैं, श्रिंक होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ऐसे ही होता है, एक्सपेंड होती हैं, श्रिंक होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, श्रिंक होती हैं। कब ये काम हो रहा है, हीटिंग पे और कूलिंग पे। ये जो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक्स क्या करते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं ये हीटअप होते हैं, ठीक है, साइज़ इनका चेंज हो जाता है, और जब ये ठंडे होते हैं तो दोबारा अपने पुराने साइज़ पे आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर ये इस किस्म के प्लास्टिक्स हैं कि हीट जब मिलेगी तो फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा, और जब ठंडक मिलेगी तो दोबारा अपनी पुरानी हालत में आ जाएंगे। तो इनके अंदर चेंज है, इनके अंदर चेंज है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक दफ़ा जो इनकी शेप बन गई, फिक्स्ड शेप होती है इनकी, फिक्स्ड शेप होती है इनकी। शुरू में जब इनको तैयार किया जाता है, ये एक दफ़ा इनको हीट अप किया गया, जितना इन्होंने एक्सपेंड होना होता है ये हो गए। उसके बाद ठंडक से दोबारा ये श्रिंक नहीं होते, ये अपनी जगह पर कायम और दायम रहते हैं। ऐसे उनको कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब इसका नुकसान होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का, क्योंकि एनवायरनमेंट के मुताबिक जब हीटअप होती हैं चीज़ें एक्सपेंड होकर अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, और जब ठंडक होती हैं तो चीज़ें श्रिंक होकर अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। ये सिस्टम उनमें चलता रहता है। लेकिन ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये हीटअप होने के बाद जब एक्सपेंड हो जाता है और जब इसको ठंडक मिलती है तो ये श्रिंक नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि श्रिंक होना नहीं चाहता, ये सिकुड़ना नहीं चाहता, नहीं, ये सिकुड़ना चाहता है, लेकिन इसकी जो बनावट होती है अंदर इस किस्म की होती है कि ये सिकुड़ नहीं पाता। उसका नतीजा क्या होता है कि ये प्लास्टिक जो है इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, ये टूट जाता है। तो ये कोई अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हाँ, ये है थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं ये बड़े अच्छे हैं, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हीट ज़्यादा हीटअप होते हैं तो एक्सपेंड हो जाते हैं, ठंडक होती है तो दोबारा श्रिंक भी हो जाते हैं। तो बहरहाल ये इस तरह से ये क्लासिफिकेशन जो है वो हमने अभी सिंथेटिक पॉलीमर्स की कर ली। एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये जो दो क्लासें बनी हैं पॉलीमर्स की, सिंथेटिक पॉलीमर्स की, किस बुनियाद पर बनी है, टाइप ऑफ प्रोसेस, कि ये किस प्रोसेस के तहत बने हैं। तो यहाँ पर एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जो पॉलीमर बन रहे हैं उसके अंदर दो मोनोमर मिल रहे हैं, तो कोई वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो रहा, कोई मिथेनॉल का मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो रहा, और मोनोमर जुड़ते चले जा रहे हैं और ये पॉलीमर बनता चला जा रहा है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जब दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो उसके नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल
रिलीज़ हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, या फिर मिथेनॉल का मॉलिक्यूल या कोई दूसरा जो है मॉलिक्यूल अलग ज़रूर हो रहा है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। यहाँ पर बिहेवियर ऑन हीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास दो क्लासेस बनती हैं, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं इनके अंदर ड्यूरेबिलिटी होती है, इनके अंदर थोड़ी लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर जो है गर्मी पड़ती है तो ये जो है एक्सपेंड हो जाते हैं, और ठंडक मिलती है तो ये दोबारा अपनी पुरानी हालत पे आ जाते हैं। जबकि ये जो हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ है, जब इनको हीटअप किया जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं, और जब इनको ठंडक मिलती है तो दोबारा श्रिंक होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। उसका नतीजा क्या निकलता है कि इनमें टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। ठीक है, अब पुरानी बात करें अगर हम क्लासिफिकेशन की, कि जिस तरह हमने इंसानों की क्लासिफिकेशन की थी, कोई अफ्रीका का रहने वाला है, ठीक है, तो अफ्रीका के लोग आपको पता है नेग्रो होते हैं, काले होते हैं। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे बोला जाए कि आप जो है ये, आप उसको क्या बोलेंगे कि ये अफ्रीकन है, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? तो क्या वो क्रिश्चियन नहीं है? तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो सिख नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, ये ऐन मुमकिन है। तो इस ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स अगर जो है वो अफ्रीकन है तो फिर उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, हर तरह से उसकी अपनी क्लासिफिकेशन अपनी जगह पर कायम है। जेंडर क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मर्द है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अफ्रीकन है, रिलीजन क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हिंदू है, मुसलमान है, या कुछ भी है, कोई ना कोई उसका मज़हब ज़रूर है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पर हम एक मिसाल देते हैं, देखते हैं, जैसे कि उसने ये पीवीसी का बताया। पीवीसी जो है एक सिंथेटिक पॉलीमर की टाइप है जिसको हम, और ये क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके फुल वर्ड्स हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बाज़ार में ये पीवीसी के पाइप्स भी मिलते हैं, आप बिजली की दुकान पे जाएं ना, उसको बोलें पीवीसी के पाइप्स दे दें तो वो आपको ये दे देगा। ठीक है, तो पीवीसी ये पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके फुल वर्ड्स हैं। ये भी एक प्लास्टिक ही होता है ना इसकी, तो ये प्लास्टिक की कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? या तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के तहत बना होगा, या फिर ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के तहत बना होगा, या ये प्लास्टिक जो है वो थर्मोप्लास्टिक्स की कैटेगरी के अंदर आएगा, या फिर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। ये जो है वो थर्मोप्लास्टिक है। पहली बात ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। इसका मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी के जो पाइप्स हैं, गर्मी होने पे ये एक्सपेंड हो सकते हैं और ठंडक मिलने पे दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे आ सकते हैं। ये वाली कैटेगरी है। अब यहाँ पर ये बने जो थे थर्मोप्लास्टिक्स, जब इनको बनाया गया था, इनकी पॉलीमराइजेशन हुई थी, इसका पॉलीमर जब बना था, तो क्या वहाँ पर कोई वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, कोई मिथेनॉल का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था जब इनके मोनोमर्स जुड़े थे, या फिर ऐसा कोई रिमूवल किसी मॉलिक्यूल का हुआ ही नहीं था? तो क्या ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बने होंगे या एडिशन पॉलीमराइजेशन से? तो ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इसका देख लेता हूँ भाई ये किसके तहत बने हैं। हाँ, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के तहत बने हैं, लिखा हुआ है इसके अंदर, एडिशन पॉलीमराइजेशन के तहत बने हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन के नोट कर लीजिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन के तहत ये बने हैं। ठीक है भाई, और पीवीसी के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको मैं ऊपर देता हूँ। और तो ये पीवीसी जो है ये थर्मोप्लास्टिक्स की कैटेगरी में भी आता है, और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की कैटेगरी में भी आता है। पीवीसी के हवाले से 2 पॉइंट लिख लिए। पीवीसी के हवाले से 2 पॉइंट मैं और लिखवा रहा हूँ, वो भी नोट कर लें आप। पीवीसी, ये तीसरा पॉइंट अब लिखवा रहा हूँ मैं। तो पीवीसी जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, कोई भी बिजली की तार होती है, देखें आपको लगता है शायद वो प्लास्टिक की तार है, भाई वो प्लास्टिक की तार नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक जो उसके ऊपर चढ़ा रखा है वो इंसुलेशन है, उसके अंदर जो है वो कॉपर की वायर होती है। इलेक्ट्रिक करंट प्लास्टिक में से थोड़ी ना गुजरेगा,
ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक की वायर आप देख रहे होते हैं, ठीक है, इस प्लास्टिक की वायर के अंदर जो है असल में ये वायर होती है। ये जो वायर है ये हमारी किसकी बनी होगी, कॉपर की बनी होगी, आयरन की, सिल्वर की, किसी ना किसी मेटल की बनी होगी, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। अब हमें इन बिजली की तारों को इस्तेमाल भी तो करना है ना, ठीक है। अगर ये, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इस मेटल के कॉपर की वायर के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सब क्या है, ये वाला पोर्शन, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है। ये किसका काम कर रहा है, प्लास्टिक इंसुलेशन का काम कर रहा है, इंसुलेशन। इंसुलेटर हम किन को कहते हैं, इंसुलेटर उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे। ऑब्वियस सी बात है, इन तारों को हमें हाथ भी तो लगाना है ना। इन तारों के आगे वो स्विच लगा होता है, प्लग लगा होता है, उस प्लग को जो है हमें सॉकेट में लगाना है। तो जब हम ये ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस हमें करंट भी लग सकता है हाथों में। तो फिर क्या है, इस पूरी की पूरी इस कॉपर की वायर के ऊपर ये इंसुलेशन कर दी जाती है इस प्लास्टिक की, ठीक है। तो इसीलिए ये पीवीसी के पाइप जो हैं बिजली की दुकानों पे आपको नज़र आएंगे। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इंसुलेटर है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, इसलिए हम बिजली के झटके से महफूज रहते हैं इन तारों को यूज़ करने के दौरान, ठीक है भाई। और क्या ख़ास बात है इसके अंदर, तो एक तो इलेक्ट्रिक इंसुलेशन का फ़ायदा हो गया इसका, लाइट वेट, इनका वज़न भी जो है बहुत हल्का होता है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, और इसने बताया है कि लो कॉस्ट, इसके ऊपर ख़र्चा भी जो है वो बहुत कम होता है। ये भी नोट्स में डाल लीजिए, ठीक है भाई। अच्छा, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, नंबर 4 पॉइंट, प्रिपेयर्ड इसको कैसे किया जाता है। इसको प्रिपेयर्ड करने के लिए आपके पास एक कंपाउंड होना चाहिए, बाज़ार से ले आइए आप, ठीक है। उस कंपाउंड का नाम है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और ये विनाइल क्लोराइड जब आप बाज़ार से ले आएँ तो आप क्या करें, इसको हीट करें। कहाँ तक हीट करना है, तकरीबन 60 से लेके 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको हीट करते रहें। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इसके अंदर ये जो विनाइल क्लोराइड के, यहाँ बनाता हूँ, विनाइल क्लोराइड के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे और ये बन जाएगा पॉलीविनाइल। विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ ये Cl, ठीक है भाई। तो ये एक मॉलिक्यूल है विनाइल क्लोराइड का। इसी तरह एक और विनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल होगा, इसी तरह एक और होगा, एक और होगा, एक और होगा, और ये सब आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक लंबी सी चेन जो है वो बन जाएगी इन विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल की, और इस लंबी सी चेन को ही तो हम कहते हैं पॉलीमर। तो इस मुनासबत से ये हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। और क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल मैं बार बार नहीं बना सकता, इसलिए मैं इसके साथ ये छोटा सा N लगा रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे हैं। ये N का मतलब क्या है, ये विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं ठीक है भाई। तो इनको बहुत सारे विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, हीट अप कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। कितना, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे इसको ठीक ठाक हीट अप देना है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन यहाँ इस तरफ से आपको नज़र आ रहा है, ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा CH2, और उसके बाद ये CH और इसके नीचे क्लोरीन। क्योंकि इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो इसने एक बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस कार्बन ने इस क्लोरीन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बना लिया। अब इसको एक बॉन्ड और बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और ये किसके साथ बनाएगा, ऐसा ही एक और विनाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल आगे इसके साथ लग जाएगा। जी मैंने कहा ना, ये विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल ही आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा आगे विनाइल क्लोराइड, वो विनाइल क्लोराइड आगे एक और विनाइल क्लोराइड, उसके साथ आगे एक और विनाइल क्लोराइड का, ये लंबी सी चेन जो है वो बनती चली जाएगी, जो बेस डेफिनेटली यहाँ मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं ये
डब्बा सा बना देता हूँ और इसके साथ एन लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ भी मैंने बहुत सारे विनाइल क्लोराइड के लिए एन लिख दिया था, तो यहाँ भी मैंने जो है वो एन इसके साथ लिख दिया है। ठीक है भाई, अब ये बन गया पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, तो आपने इसकी प्रिपरेशन भी देख ली कि ये पीवीसी जो है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड किस तरह बनेगा, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अगर नहीं समझ में आई तो आप जो है वो वीडियो बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं। अच्छा, इस पीवीसी का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, अब ये तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, वर्बली बता देता हूँ आपको। इससे प्लास्टिक की बॉटल्स बनती हैं, पाइप्स बनते हैं, मेडिकल ट्यूब्स बनती हैं, ब्लड बैग्स बनते हैं। ठीक है, और इंसुलेशन मटेरियल के तौर पे ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल वायर्स में। ठीक है भाई, सिंथेटिक पॉलीमर्स की दूसरी टाइप हम देख लेते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स की दूसरी टाइप हमारे पास नायलॉन 6,6 वाली है। नायलॉन 6,6 दूसरे नंबर, नायलॉन 6,6 ये ले ली। नायलॉन 6,6 क्या है, आप बोल सकते हैं पॉलीमर है। वो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये नेचुरल है या सिंथेटिक है, आप बोलें ये सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो सिंथेटिक पॉलीमर है ये नायलॉन, ये कैसे बनाया आपने, तो आप बोलें भाई मोनोमर्स को जोड़ जोड़ के बनाया, लंबी लंबी चेन्स। तो उसने बोला आपको मोनोमर्स आपको कहाँ से मिल गए, आपने कहा बाज़ार से मिल गए। वो पूछेगा क्या नाम है भाई इन मोनोमर्स का, तो आप इनको कहेंगे कि यहाँ पर एक किस्म का मोनोमर नहीं है, बल्कि यहाँ पर दो किस्मों के मोनोमर हैं जिनको आप जोड़ेंगे। ठीक है भाई, कौन से हैं वो दोनों, उनका नाम मैं लिख देता हूँ। एक है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड, OH कर लें या NOH कर लें या HO कर लें, कोई मसले की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसके साथ ये CH2, ये 4 लगे होंगे। अब देखें ये बड़ी सी चेन बनेगी मिथाइलिन ग्रुप की, मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है ये। तो ये मिथाइलिन 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 मिथाइलिन, अब ये 4 एक साथ बनाऊंगा तो बोर्ड ही ख़त्म हो जाएगा ना। 4 एक साथ अगर मैं बनाऊंगा तो बोर्ड ही ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने इनको इस ब्रैकेट में यहाँ कर दिया CH2 और इसके बाहर ये 4 लगा दिया, तो ये 4 लगे हैं। ठीक है, और उसके साथ फिर दोबारा ये कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये OH लगा हुआ है। ये क्या है हमारे पास, एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का ये एक मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, अब जिस तरह हमने पीवीसी में देखा था कि एक ही कैटेगरी के थे सारे के सारे, विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड, यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें से एक तो ये एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल है। इसके साथ जो लग रहा है दूसरा, वो कौन सा लग रहा है, उसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। अब यहाँ जगह थोड़ी कम रह गई तो इसलिए मैं ये प्लस यहाँ कर देता हूँ। हेक्सा, इसका मॉलिक्यूल बनाऊँ पहले, क्या है H2N, इसको भी मैं NH2 कर देता हूँ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रहा अमाइन ग्रुप, याद आया कुछ, अमाइन ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा था इसको, अमाइन ग्रुप। इसके साथ यही मिथाइलिन ग्रुप जो है, इसके 4 जो है वो मॉलिक्यूल हैं, 4 हैं 6 हैं 6 हैं 6, और इसके साथ ये दोबारा एक अमाइन ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन, इसका ये नाम। तो आपको जिन मोनोमर्स से अब ये नायलॉन 6,6 बनेगा, इसमें एक किस्म का मोनोमर नहीं है, बल्कि ये 2 किस्मों के मोनोमर हैं, अल्टरनेटिवली जुड़े हुए होंगे। एक एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा, इसके आगे जो है वो हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन का मॉलिक्यूल होगा, उसके आगे फिर ये एडिपिक आ जाएगा, उससे आगे फिर ये हेक्सा मिथाइलिन आ जाएगा, उससे आगे फिर ये एडिपिक आ जाएगा। तो ये चेन इस तरह से, ये पॉलीमर इस तरह से बनता चला जाएगा, और इस पॉलीमर का नाम क्या रखा गया, नायलॉन 6,6। ये भी प्लास्टिक की एक टाइप है।
ठीक है भाई। अच्छा, अब इससे जो पॉलीमर बनेगा इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। आपने एक पेज पे इसको बनाना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पहले बीच में बना दिया, मुझे इसको साइड में बनाना चाहिए था। तो ये होगा एडिपिक एसिड प्लस फिर ये वाला इसके साथ होगा, फिर उसके बाद ये आपने एरो बनाना है, ठीक है। ये इक्वेशन इस तरह से बना रहा हूँ, इक्वेशन इस तरह से बना रहा हूँ, ये बनाते हैं ना ए प्लस बी और ये एरो। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब ये एरो जो है इसके साथ आप देख लें क्या बनेगा इसके साथ। इसके साथ जो ब्रैकेट आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ ये CH2 के 4 मॉलिक्यूल और उसके साथ फिर ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ फिर ये NH2 नहीं होगा, सिर्फ NH होगा, और उसके बाद ये CH2 के 6 मॉलिक्यूल और उसके बाद फिर ये NH2 नहीं होगा, सिर्फ NH होगा। ये डब्बा बंद हो गया और इसके साथ ये N लग गया। अब ये देखें इसके साथ भी N लगेगा, लगेगा ना, इसके साथ भी N लगेगा और इसके साथ भी N लगेगा। बहुत सारे हैं ना ये। इसी तरह ये भी N लगा दिया मैंने। ये भी क्या बन गया, अब ये बन गया नायलॉन 66, नायलॉन 6-6। अच्छा, यहाँ पर ये जो मोनोमर्स आपस में जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होगा, रिलीज़ होगा, रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 2NH2O, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आपके सामने मैंने बना दिए। दो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो बहुत सारे होंगे, N लगा दिया, ठीक है। तो ये भी साथ साथ आपको बता दिया मैंने। ये पूरी इक्वेशन जो है इसकी बन गई। अब नायलॉन 66 के हवाले से और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप नोट कर लीजिए। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये नायलॉन 66 जो है ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आता है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ये आता है क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल देखें रिलीज़ हो रहा है ना यहाँ पर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आता है, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है, इस केमिकली या पॉली अमाइड एंड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन बिटवीन हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ये तो मैंने बता दिया आपको इसका क्या नाम है, एंड एडिपिक एसिड। हाँ, एडिपिक एसिड का एक और नाम है जो बुक में दिया हुआ है, तो वो भी ज़रा आप नोट कर लें। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड आल्सो कॉल्ड, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए ना। इसको हेक्सेन डाइओइक एसिड कहते हैं, हेक्सेन डाइओइक, हेक्सेन डाइओइक एसिड जो है इसको कहा जाता है, एक और नाम भी है इसका, ठीक है भाई। अच्छा, ये भी हो गया। आगे फिर सिर्फ इसके भाई ये बताया हुआ है कि भाई ये नायलॉन 66 जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, आसान से हैं। टेंट्स जो हैं वो इस प्लास्टिक से बनते हैं, पैराशूट्स बनते हैं, रॉप्स रस्सियाँ बनती हैं, फ़िश नेट मछलियों को पकड़ने वाले जो जाल हैं वो भी इससे बनते हैं, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस, ये दो आपके ब्रश हैं, टूथ ब्रश है, इसके ये जो ऊपर स्टिक्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, जिनको हम रगड़ते हैं अपने दांतों पे, इनको ब्रिसल्स कहा जाता है, ये भी प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, टायर्स एट्सेट्रा, और टायर जो हैं वो भी इसी प्लास्टिक से बनते हैं, ठीक है भाई। तो अगला टॉपिक हमारा है कॉस्मेटिक्स का, उसके बाद अगला टॉपिक है एडहेसिव्स का, फिर ये चैप्टर भी तमाम हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। अब इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।